हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का 8वां अध्याय अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 7 चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखें। तो यहाँ पे हम सम्राट अशोक के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ पे बात की जा रही है एक बहुत बड़ा राज्य जिसे एक साम्राज्य कहा जाता है। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उसका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में हम अध्याय 7 में पढ़े हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की हम कोशिश करेंगे कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ठीक है, फिर बात की जा रही है कि चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि अर्थशास्त्र नाम की जो बुक है उसके जो रचयिता हैं, रचनाकार जो हैं उनके, वो कौन है। ऑप्शन में अगर आपको चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त इन तीनों नामों में से कोई भी मिलता है तो आपको टिक करना है, क्योंकि तीनों उनका ही नाम है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वंश के बारे में। तो वंश किसको कहते हैं? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक, जिन्हें हम सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। तो नीचे एक मैप दिया गया है, इसमें काले बिंदुओं को देखेंगे हम। पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। फिर आगे हमें बताया गया है कि इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत आने जाने वाले रास्ते में पड़ता था। उज्जैन जो कि अभी एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे थे। तो यहाँ पे उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो कि उस समय मगध, जो कि सम्राट अशोक का साम्राज्य था, उसमें रहा करते थे। आगे हम बात करेंगे राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। सेकंड ये है कि इसी कारण से उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से इन सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य सम्राट के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों, जो वहाँ के राज्यपाल यानी कि गवर्नर होते थे, उन्हें राजकुमारों को गवर्नर बनाकर वहाँ पे भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि नजराना किसको कहते थे। तो जहाँ कर
नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना जो होता था वो अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। आगे बात करेंगे राजधानी में सम्राट उसके बारे में। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उनके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते हैं। और पाटलिपुत्र पटना के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है जो कि बिहार में है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर और नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए घने बसेरों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजा के द्वारा खाने से पहले भोजन को खास नौकर क्यों चखा करते थे। तो राजा जो होते थे उनको हमेशा इस बात का भय रहता था, डर लगा रहता था कि कहीं कोई उनकी हत्या ना कर दे। ठीक है, इसलिए राजा के खाने से पहले उनके जो खास नौकर होते थे वो खाना को चख के देखते थे कि अगर उसमें कुछ मिला होगा तो वो उस पर असर करेगा और राजा को पता चल जाएगा और वो उसे नहीं खाएंगे। फिर आगे देखेंगे पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह से भिन्न था। अब इस क्वेश्चन के जवाब देने हमें, तो अगर हम बात करें पाटलिपुत्र और मोहनजोदड़ो के बीच के अंतर की, तो पाटलिपुत्र में जो घर होते थे वो लकड़ी या फिर कच्ची ईंटों के बने होते थे, जबकि मोहनजोदड़ो में जो घर होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे। वो ईंटों को बनाकर फिर उसे धूप में बेक करके पक्का करते थे। फिर पाटलिपुत्र जो है उसमें घर 2 या 3 मंजिले बने होते थे, जबकि मोहनजोदड़ो में जो घर होता था वो 1 मंजिला या फिर 2 मंजिले इमारत होती थी। पाटलिपुत्र नगर एक विशाल दरबार से घिरा हुआ था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे, जबकि मोहनजोदड़ो नगर 2 हिस्सों में बटा हुआ था और दोनों ही हिस्से में अलग अलग दीवारें बनी हुई थी। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। यहाँ से क्वेश्चन बन के ये आ सकता है आपका कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि उसकी लिपि क्या है। तो इसको ध्यान में रखिए, अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। आगे देखेंगे कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। तो ये पूछ सकता है आपसे कि कलिंग युद्ध का जो वर्णन किया है वो अशोक का कौन सा अभिलेख है। तो उनका जो 13वां अभिलेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। इसको स्किप करेंगे अब। फिर यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन कि कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में परिवर्तन कैसे हुआ। कलिंग की लड़ाई में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। मारे गए लोगों के सगे संबंधियों का विलाप देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया। वो दुख से भर गए। उन्होंने सोचा कि एक देश को जीतने के लिए इतने सारे लोगों का वध करना क्या उचित है, और इतने सारे लोगों को बंदी बनाना। उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका भी कर्तव्य था कि वे अपने प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म भी ग्रहण की थी। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे और इससे कई बार टकराव जैसी स्थिति पैदा हो जाती थी। जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी। दासों
दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था, जो कि उनको पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी धर्म वर्ण के आधार पर इस तरह की लड़ाइयाँ हो और किसी के साथ क्रूर व्यवहार किया जाए। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें आप देख सकते हो उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति में, जो कि बिहार के रामपुरवा में मिली है। इसमें मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। ठीक है, आगे देखेंगे हम अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्राएं शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान किया करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो ज़्यादा फलदायी होगी। इस तरह के उनके संदेश थे। और अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए भी उन्होंने बोला था। और उन लोगों को जिनको ये संदेश पढ़ना नहीं आता था, तो उन्होंने ऐसे अधिकारियों की भी नियुक्ति की थी जो वैसे लोगों को जिनको पढ़ना नहीं आता था उनको वो खुद पढ़ के सुनाए। आगे देखेंगे, ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। आप यहाँ अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। तो ये जो लिखा गया है यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये अ ही है। ये आरंभिक ब्राह्मी में ऐसे लिखी जाती थी। देवनागरी में हम लोग ऐसे लिखते हैं, बंगला में अ ऐसे लिखा जाता है, मलयालम में ऐसे लिखते हैं, और फिर तमिल भाषा में अ को ऐसे लिखते हैं। आगे देखेंगे, अन्यत्र। जिस समय भारत में मौर्य वंश का बोलबाला था, उस समय अन्यत्र क्या चल रहा था, इस विषय में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें चीन के बारे में जानकारी दी गई है। तो मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण कार्य शुरू किया। इसे बनाने का जो उद्देश्य था वो उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों की रवैया से कैसे भिन्न था। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जो पड़ोसी देश के प्रति अशोक का जो रवैया था और चीनी सम्राटों का जो रवैया था, उसमें अंतर क्या था। तो यदि हम यहाँ पे बात करें सम्राट अशोक की, तो कलिंग युद्ध के पश्चात पड़ोसी देशों से अशोक का जो व्यवहार था वो काफ़ी मित्रतापूर्ण था, जबकि चीनी सम्राटों का पड़ोसी देशों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार था। वे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध करते रहते थे, जिससे उनकी सीमाएं बदलती रहती थी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। आगे देखेंगे, यहाँ पे हमें कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं। साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत और धर्म। इसको हमने अभी विस्तार से जाना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है, आओ याद करें। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। तो मौर्य साम्राज्य में किस तरह के लोग रहा करते थे। तो उस समय सरकारी अधिकारी भी थे, कृषक भी थे, पशुपालक भी थे, शिल्पकार भी थे, व्यापारी भी थे, संदेशवाहक, जासूस, फल फूल के संग्राहक और शिकारी भी रहा करते थे। क्वेश्चन 2 में पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थानों को भरो। जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था, वहाँ अधिकारी डैश वसूलते थे। तो इसमें जो हम भरेंगे वो हो जाएगा कर। जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था, वहाँ अधिकारी कर वसूलते थे। फिर ख में है, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में डैश के रूप में भेजा जाता था। तो अभी हमने पढ़ा कि जो राजकुमार होते थे उनको राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर प्रांतों में भेजा जाता था। तो इसमें गवर्नर हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन ग, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण डैश और डैश पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो मौर्य सम्राट जो थे वो आवागमन के लिए मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। फिर घ है, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को डैश दिया करते थे।
तो जो प्रदेशों में लोग रहते थे वो नजराना दिया करते थे। फिर यहाँ पे बात की जा रही है वाक्य सही है या फिर गलत। क में पूछा जा रहा है कि उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग था, तो ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा। फिर ख में कहा जा रहा है कि आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, तो हाँ ये सही है क्योंकि तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है और वो मौर्य साम्राज्य के अंदर था। फिर है चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त आप बोल सकते हो, उनके जो विचार है वो अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, न कि चंद्रगुप्त के। फिर है कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, तो ये भी गलत है क्योंकि कलिंग जो है वो उड़ीसा का प्राचीन नाम था। फिर है अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, ये बिल्कुल सही है, उनके जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है और उसकी जो भाषा है वो प्राकृत है, ध्यान में रखिए। फिर है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मौर्य सम्राट की शुरुआत कब हुई थी? 2300 साल पहले। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि उन समस्याओं की सूची बनाओ जिसका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहते थे। तो धम्म के द्वारा जिन समस्याओं का समाधान सम्राट अशोक करना चाहते थे वो थी अलग अलग धर्म मानने वाले लोगों के बीच जो बार बार टकराव हो जाता था, आपसी झगड़ा होता था, वो उसको दूर करना चाहते थे। जानवरों की जो बलि दी जाती थी उसको भी वो पसंद नहीं करते थे। दासों और नौकर के साथ जो क्रूर व्यवहार होता था वो भी उन्हें पसंद नहीं था और परिवार और पड़ोसियों के बीच जो झगड़े होते थे वो भी उन्हें पसंद नहीं था और वो इन समस्याओं का समाधान करना चाहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया। तो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने धम्म मम्माहत की नियुक्ति की थी और उनको विदेशों में धम्म प्रचारक प्रतिनिधि भी उन्होंने भेजे थे। अपने अभिलेख भी उन्होंने बनवाए थे और कुछ ऐसे प्रतिनिधि भी नियुक्त किए थे जो राजा के संदेशों को वैसे लोगों को पढ़ कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6, तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। तो दासों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था क्योंकि वे प्रायः युद्धबंदी यानी कि युद्ध में जीते हुए या फिर खरीद कर लाए गए स्त्री पुरुष हुआ करते थे। इनका स्थान वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होता था और इसके साथ ही ऐसे लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए उस टाइम कोई भी सामाजिक या फिर राजनीतिक संगठन नहीं हुआ करती थी। सम्राट अशोक के आदेशों से दासों की स्थिति में अवश्य ही सुधार हुआ होगा क्योंकि सम्राट अशोक जो थे वो धम्म के द्वारा दासों की समस्याओं को दूर करने का काफ़ी प्रयास किए थे। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, कितने अच्छे से समझा आपने? अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।